ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। क्या देश की डेमोग्राफी इतनी तेजी से बदल रही है कि भारत में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे, मेजॉरिटी में आ जाएंगे, या वो सवाल है जिसकी चिंता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से जाहिर की। मोदी ने घुसपैठियों पर सीधा प्रहार किया, साथ ही हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया, क्योंकि देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या मुस्लिम लगातार बढ़ रहे हैं, जिनका सफाया बेहद जरूरी हो गया है। घुसपैठियों के कारण रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ चुनाव पर भी असर पड़ रहा है। वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण डेमोग्राफी लगातार बदली जा रही है। नकली दस्तावेजों पर बने वोटर आई कार्ड चुनाव नतीजे प्रभावित कर रहे हैं। घुसपैठियों के कारण शहर में झुग्गी बस्तियां बढ़ती जा रही हैं। यूपी, झारखंड, बंगाल, असम की बदलती डेमोग्राफी को लेकर न्यूज इंडिया लगातार रिपोर्ट दिखाता रहा है। इन राज्यों में सबसे बड़ा मुद्दा आबादी के असंतुलन का है। बीजेपी ने मुसलमानों की आबादी से आदिवासी समुदाय को खतरा बताते हुए झारखंड का पूरा चुनाव ही बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर लड़ा था। बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे पर भले ही झारखंड विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकी, लेकिन उसने देश की बिगड़ती डेमोग्राफी को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए आबादी असंतुलन पर चिंता जताते हुए डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का ऐलान किया है। साफ है कि उनका निशाना बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या हैं, जो अवैध तरीके से देश में आकर बसे हैं। पिछले दिनों बिगड़ती डेमोग्राफी की हकीकत जानने न्यूज इंडिया की टीम उन इलाकों में गई जहां ऐसी कई मस्जिदें और मदरसे दिखे जिनका निर्माण पिछले कुछ सालों में ही हुआ है। अब ये सवाल उठता है कि इन जमीनों पर ये मस्जिदें कैसे बनी? कहीं इसके पीछे लैंड जिहाद वाली साजिश तो नहीं? इस साल बिहार तो अगले साल में पश्चिम बंगाल, आसाम जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जहां पहले से ही हिंदू मुस्लिम आबादी के असंतुलन का मुद्दा गर्म है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से डेमोग्राफी का मुद्दा उठाना काफी अहम माना जा रहा है, जिसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। यानी कि डेमोग्राफी चेंज डेंजर है क्या? मोदी का ये ऐलान गेम चेंजर है? आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस रंग में नजर आ रहे हैं, और उन्होंने यही कारण है कि ये बहुत बड़ा ऐलान किया। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं, और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडितता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। तमाम मुस्लिम स्कॉलर मोदी के डेमोग्राफी वाले बयान को लेकर कैसे उन्हें घेर रहे हैं, सुनिए।
पीएम मोदी के आज़म का जो सालाना खिताब हुआ है, इसको हमने सुना है, वो लग ही नहीं रहा था कि एक ताकतवर प्रधानमंत्री की आवाज़ है। पूरी स्पीच सुन लीजिए, उसमें सिवाय लाचारी के कुछ नज़र नहीं आया। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं घुसपैठियों के ताल्लुक से। जो मैं पूछना चाहता हूँ, आप 11 साल से देश के वज़ीर आज़म, 11 साल से देश के वज़ीर आज़म होने के बाद अगर देश में घुसपैठी हैं या घुसपैठी आ रहे हैं या घुसपैठिए बाकी हैं, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। कोई घुसपैठियों से नौजवानों के रोजगार को, बहन बेटियों की इज्जत को, आदिवासियों को खतरा बताया है। सबसे बेहतर ये था कि उन्हें अपने इस 11 वर्ष के कार्यकाल में कितने घुसपैठियों को चिन्हित किया, कितने घुसपैठियों को देश से बाहर भेजा और कितने घुसपैठियों से नौजवानों के रोजगार की, बहन बेटियों की इज्जत की और आदिवासियों की भूमि पर कब्जा होने से रोका। अगर इस उपलब्धि का जिक्र करते तब उनकी ये बात कहीं बेहतर नजर आती। आपको हम सुनवाते हैं कि सांसद मनोज झा ने मोदी के डेमोग्राफी वाले बयान को लेकर क्या कहा, ये भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी हर बार डिसअपॉइंट करते हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करना, डॉग विस्लिंग करना, ये मतलब उनकी पर्सोना का हिस्सा हो गया। बस आज के उनके भाषण से मुझे लगा कि वो डॉग विस्लिंग से, पार्टीजन पॉलिटिक्स से कभी ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। आप कल्पना कीजिए, ट्विस्ट विथ डेस्टिनी वाले भाषण से आज हम कहाँ पहुँच गए हैं कि फर्क करना मुश्किल हो गया कि ये चुनावी भाषण है या लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधन है। प्रधानमंत्री जी हर बार डिसअपॉइंट करते हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करना, डॉग विस्लिंग करना। डेमोग्राफी चेंज को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार चुनावी रैलियों में निशाना साधा है विपक्ष के ऊपर। वो क्या कह रहे हैं, ये भी सुनते हैं। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर। तो ये आपने सुना कि किस तरीके से इस बात को लेके अलग अलग बयान थे। अब हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, जो कि अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, मुफ्ती समून काजमी साहब जुड़ गए हैं जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, उसके अलावा फाजिल अहमद साहब जुड़ गए हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। चक्रपाणी महाराज जी, मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी बड़ी बात क्यों कहनी पड़ी लाल किले से? क्योंकि अगर हम देखें तो वाकई क्या डेमोग्राफी चेंज हो रही है, क्या बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और लगातार हम लोग घटनाएं होते हुए देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो बात मोदी ने कही है वो कितनी गंभीर है और इस पे भारत को क्या करना चाहिए? स्वामी चक्रपाणी जी। अरविंद जी, देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अच्छे तरह से जानते हैं कि निश्चित रूप से यह बहुत ही संवेदनशील मामला है, बहुत ही यह एक गंभीर मामला देश के लिए है। और एक दो नहीं, देखिए, यह तो एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आज देश के, जब हम आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है, उस लाल किले से जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो इसके सिर्फ राजनीतिक भाषण के रूप में नहीं देखे जाना चाहिए, बल्कि वास्तव में एक गंभीर समस्या है। करीबन 8 से 9 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू तो बिल्कुल ख़त्म है, वहाँ पे अल्पसंख्यक हो गया है। और ऐसा नहीं कि जब ये बोल रहे हैं तो मुस्लिम को
टारगेट कर रहे हैं, या मुस्लिम जैसे हम सुन रहे हैं मुस्लिम उलेमाओं की, मौलानाओं की, कि वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने क्या किया। यह गंभीर देश के लिए मामला है। कई जगह तो क्रिश्चियन ज़्यादा हैं, कई जगह कुछ है, कहीं भी जनसंख्या असंतुलन नहीं होना चाहिए। इस बात को ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो घुसपैठियों पे उन्होंने जो टिप्पणी किया है, घुसपैठिए जो है, हम आप कहना चाह रहे हैं कि घुसपैठिए सबके लिए खतरा है। फाजिल अहमद साहब, देखिए आपने चक्रपाणी जी की बात भी सुनी, आपने खतरा है बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी की बात सुने। फाजिल अहमद साहब आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या है ये, और ये डेमोग्राफिक वाकई क्या चेंज हो रही है, क्या भारत के लिए वाकई बहुत बड़ा खतरा है? देखिए, प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से एक बार भी भ्रष्टाचार की बात नहीं बोली। ये देश खोखला होता जा रहा है, जज के घर से कैश मिल रहा है। अब क्या बचा है इस देश के अंदर? इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की घटना होने के सर, वो तो संसद में ला रहे हैं ना सर, लोकसभा में तो साहब लेके आए ना फाजिल साहब, लोकसभा में तो लेके आए। हमारा सवाल क्या है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या, सर बांग्लादेशी और क्या लोकसभा हमारी बात पूरी नहीं होने दी है और आप बीच में टपक गए? नहीं, हमने सवाल नहीं फाजिल साहब मेरी बात तो सुन लो। हम बात क्या कह रहे हैं, आप जवाब अगर आपको जवाब देना है तो आप भी दे दीजिए। नहीं, मुझे जवाब नहीं देना है, हमारे सवाल का जवाब साहब मैं तो आप ही सर, मैं तो अपना सवाल पूछ रहा हूँ। इतना बुरा लग गया? हमें कोई बुरा नहीं लग रहा है, हमें कोई बुरा नहीं लग रहा है, हमें कोई बुरा नहीं लग रहा है। फाजिल साहब, आप एकदम गलत बात कर रहे हैं। नहीं साहब, आप नहीं, हमारा सीधा सा सवाल है कि क्या बांग्लादेशी मुसलमान, क्या रोहिंग्या का आप स्वागत करते हैं? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? मैंने तो यही तो पूछा कि भाई सुनिए, तमिलनाडु में श्रीलंका से लिखते 2 करोड़ आके रह रहे हैं। बोला कभी किसी ने? शरणार्थी पर आपका मुसलमान के लिए अलग बात है और तमिल के लिए अलग बात है। 2 करोड़ तमिल आकर के श्रीलंका तमिलनाडु में रह रहे हैं। वो डेमोग्राफी नहीं बदल रहा है। आप शरणार्थी में घुसपैठिया में अंतर समझ पा रहे क्या होता है? नहीं, एकदम समझते हैं साहब, एकदम समझते हैं। घुसपैठिया और शरणार्थी में अंतर समझ साहब, मैं एकदम समझता हूँ। आप जवाब दीजिए ना साहब, आप जवाब दीजिए ना। हमारे देश सुनिए, जो लोग भी हमारे देश में रह रहे हैं ये शरणार्थी हैं और घुसपैठियों के लिए जेल है। उनको आप खुले में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, और ठीक है फाजिल साहब, ठीक है। घुस करके उसका सुन लीजिए। इतना आप टुक टुक बोलते हैं, थोड़ा सुनने। आप एंकर हैं कि भाजपा के प्रवक्ता हैं? क्या है आप? एंकर है ना फाजिल साहब? आप देखिए, सुनिए, पहले तो एक बात आप क्या बोले फाजिल अहमद जी, आप सुनिए, देखिए, नहीं, मेरे पेट में कोई गैस नहीं है, आपके पेट में नहीं, मुझे आपके पेट में गैस बनती हुई दिखाई दे रही। साहब सही बात करिए, सुनिए, हम चक्रपाणी नहीं, मैं समून अहमद काजमी साहब से पूछता हूँ ना। समून अहमद काजमी साहब, आप जरा इनके सवालों का जरा जवाब दीजिए। क्या कह रहे हैं आप भाई? सुनिए इनको और क्या जवाब दीजिए जरा। देखिए, मैं यही बात कहना चाहता हूँ, बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में 1947 के बाद मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया और उन्हें मेन स्ट्रीम से जुड़ने नहीं दिया गया। भाई, देश के मुसलमानों की ना नागरिकता को कोई प्रभावित कर रहा है और ना माननीय प्रधानमंत्री भारत के मुसलमानों के बारे में कुछ बोल रहे हैं। अगर विदेश से आए हुए लोगों के बारे में वो उनकी कोई टिप्पणी है तो इस पर इतना वाबेला नहीं मचाना चाहिए। अगर आपकी कोई नागरिकता की बात हो तब तो आप बात कर सकते हैं। और यही एक सिलसिला, एक लंबा सिलसिला है कि देश की आज़ादी के बाद मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जुड़ने का अगर मौका मिलता, उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलती, तो ये हालात नहीं बनते। मैं उत्तराखंड राज्य से हूं और उत्तराखंड राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमें हमारा मार्गदर्शन किया कि हम मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से कैसे जोड़ सकते हैं। तो हमने उन्हें एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू किया मदरसों के बच्चों को। अब वो जब कल वो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन हासिल करने के बाद इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे तो मेन स्ट्रीम से जुड़ने के बाद उन्हें वो स्वयं रोजगार अपने पैरों पे खड़े होंगे, इनके हाथों का खिलौना नहीं बनेंगे। अब नतीजा ये है कि अगर देश के बारे में कोई बात आती है तो
तो उसे भारत के ये सर, लेकिन ये जो है फाजिल साहब को नागवार गुजर रहा है ना, मैं यही तो कहना चाहता हूं, लेकिन फाजिल साहब का कहना है कि वो शरणार्थी हैं। हम एक आपको ना बंगाल के मिनिस्टर, हम तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं बोले? एकदम भ्रष्टाचार पे बात करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है सर, बंगाल के मंत्री जी हैं, जरा उनकी बाइट, बंगाल के मंत्री जी का एक बयान सुन लीजिए सिराज साहब, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक जरा मोहम्मद सिराज साहब की बाइट सुनाइए आप जरा। एक ऐसे कौम से है जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने। तो ये हमारे बंगाल के मिनिस्टर थे, इन्होंने कहा कि भाई हम आने वाले वक्त में क्या होने जा रहे हैं उसकी एक बानगी उन्होंने दिखाई। अब मुझे बताइए फाजिल साहब, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है, सच है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपको क्या ये समस्या नहीं लगती है? देखिए, हमारा ये कहना है कि आप शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर समझिए। आप मुसलमानों को टारगेट करते हैं जो तमिलनाडु से 2 करोड़ लिट्टे आके रह रहे और लगातार आ रहे, और अभी भी बांग्लादेश से त्रिपुरा का बॉर्डर से लगातार लोग प्रवेश कर रहे हैं इसी सरकार में। जब वहां पे, तो आपके पास जब कोई पॉलिसी नहीं है, जब कोई आपके पास कोई नीति नहीं है, तो आप पहले तो नीति बनाओ ना। आप सरकार में हो करके, यही प्रधानमंत्री जाकर के कर्नाटक में चुनाव के टाइम कहे थे कि 35,000 लड़कियां गायब हैं, इसीलिए आपको प्रधानमंत्री बनाया गया है कि जब मन करे तब 5 लड़कियां गायब हो जाए, जब मन करे तब बांग्लादेश भारत में आ जाए, जब मन करे तब भारत से लोग बांग्लादेश चले जाए। यही सरकार चला रहे आप। स्वामी चक्रपाणी जी की उम्मीद हम लोगों ने किया। स्वामी चक्रपाणी जी देखिए, ऐसे ही सरकार चलाने भाई के फाजिल अहमद साहब देखिए आरोप ये लगा रहे हैं कि भाई आप जो है ये फर्क समझिए, देश को ये फर्क समझना चाहिए कि शरणार्थी कौन है और यहाँ का निवासी कौन है। ये जरा फर्क आप बताइए साहब। घुसपैठिया कौन है? घुसपैठिया आप भूल जा रहे हैं। हाँ बता, नहीं घुसपैठिया भी। हाँ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज बताइए जरा। देखिए समस्या ये है, अभी फाजिल साहब कुछ समझने को राजी नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारे काजमी साहब जी बैठे हैं बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और हमेशा से सही सत्य बात करते हैं। आपने बहुत सही बात कहा कि मुसलमानों को वोट बैंक कुछ जो है सेकुलर के नाम पे राजनीतिज्ञों ने उसको बनाया है, और वो उन्हीं पार्टियों से समय लगता है फाजिल साहब उनका। तो बोलेंगे ना, अरे सुनिए, जो जिसका खाता है उसका तो अरे कुछ इसमें नहीं, काजमी साहब बहुत के साथ बात करिए भाई, तथ्य के साथ बात करिए फाजिल साहब, तथ्य के साथ बात करिए। लेकिन वो तो पूरे समस्या ये है ना, हो सकती ना। यही लोग थे जब उत्तराखंड में मुसलमानों, देखिए ऐसा है, अब साहब सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, आप क्या आ रहे हैं ना सर, आप क्या आ रहे हैं, आप सुन लीजिए। देखो चक्रपाणी जी बताइए जरा प्लीज। अरविंद जी समस्या ये है ना, फाजिल साहब की जन्म स्थान वही जहाँ मेरा था और उसकी मिट्टी बड़ी गर्म है। इनको अब लड़ने की ना बस वो चाहिए, मौका चाहिए। आज भी 15 अगस्त है, कम से कम सकारात्मक बात किया जाते, गर्माहट इनके अंदर है, किसी से लड़ने को तुरंत तैयार हो जाते हैं। मैं भावना समझ रहा हूँ, लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि रसड़ा वाले हैं भाई, हम रसड़ा वाले हैं। नहीं शांति वाले तो नहीं, अब क्रांति वाले हैं, मैं जानता हूँ। आपसे शांति तो दूर दूर तक नहीं, अब क्रांति वाले हैं, मैं जानता हूं। और इसीलिए बलिया पूरे देश में पहले आजाद हो गया था। बलिया ही कहा जाता है। एक बात जरूर मैं कहूंगा, देखो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से देश के मुसलमानों के साथ में पक्ष में बोला है। एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान की बात किसी प्रधानमंत्री ने किया तो मोदी जी ने किया, इस बात को मत भूलिए। तो इसलिए वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो तो बात जो कर रहे हैं वो घुसपैठिए की कर रहे हैं। और जो रोहिंग्या है, चाहे अनेक बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, वो आकर के जिस प्रकार से यहाँ पे अपराध कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपके नौकरियों को छीन रहे हैं, जिस प्रकार से आप देखो बड़े बड़े अपराधों में
उनकी संलिप्तता मिल रही है। आप देखो कि किस प्रकार से वो फिल्म अभिनेता वो जो थे उनके घर में घुस करके सैफ अली खान क्राइम किया, बाद में सैफ अली खान बांग्लादेशी घुसपैठी है तो सैफ अली खान। तो हाँ, तो सवाल इस बात का हमें समझना होगा, ये देश की बात है, देश की अस्मिता की बात है, और देश के प्रधानमंत्री जी अगर जो लाल किले से कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके अंदर ये पीड़ा है, ये दर्द है। ये तभी ठीक होगा जब सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठ करके, सभी देश के नागरिकों को अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके हमें देश को एक साथ ठीक है चक्रपाणी जी, होगा। समूह काजमी साहब ये कह रहे हैं कि आपको तो देखिए झुंझुना पकड़ा दिया गया है और इस वजह से आप जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जरा आप समझाइए, डेमोग्राफी के अनुसार समझाइए। भाई प्रधानमंत्री ने क्या बात कही? प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतनी सी बात कही कि भाई बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो आ रहे हैं, जो आपके लिए खतरा बन रहे हैं, उनको बाहर करने की तो बात कही ना, और कौन सी ऐसी बात कर दी? समून साहब जरा आप बताइए। तो इसमें कहना है कि आप, क्योंकि आपको सरकार ने जो है पद दे दिया है, इस वजह से आप ये बात कर रहे हैं। बाहर इन्हीं ने बताए, पाकिस्तान से प्रधानमंत्री लेके आए बाहर करने के लिए, कौन करेगा बाहर? बताइए भाई काजमी साहब, बताइए कौन करेगा बाहर? कौन करेगा? राहुल गांधी करेंगे, अखिलेश यादव करेंगे, तेजस्वी जी करेंगे, कौन करेगा बाहर? भाई हम जाके करें बाहर? नहीं तो प्रधानमंत्री छोड़ दे, हम लोग कर देंगे बाहर। अगर उनसे नहीं समून साहब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग कर देंगे बाहर। भाई इतना दिनों तक तो बाहर किया नहीं, इतना दिनों तक तो देखिए हम लोग कर देंगे बाहर। अगर इनसे नहीं हो पा रहा है, ये डर रहे। समून काजमी साहब आप अपने आप को अनम्यूट करिए। काजमी साहब अनम्यूट करिए, आपका म्यूट हो गया है जी। आवाज नहीं आ रही काजमी साहब की आवाज नहीं आ रही है आपका, अब म्यूट करिए अपने आप को। काजमी साहब की आवाज नहीं आ रही है, हम बोल देते हैं। हाँ जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अरविंद साहब, अब मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही जी, आ रही, बताइए। हाँ, देखिए अभी मौसूफ ने एक बात कही, भाई सरकार में किसी भी वर्ग के लोग हों, डेमोक्रेसी में सब मिलके चलाते हैं जी। मैं भी उस सरकार का एक छोटा सा एक अंग हूं, और उस छोटे से अपनी छोटे से में इतनी ताकत मिलती, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ूं। इन लोगों ने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ मिनट, ये नहीं फाजिल की बात नहीं है, ये बेचारा तो कुछ नहीं है, तो इन्हें तो ये तो बहुत छोटी सी कड़ी है। अब इन जैसे लोगों को बिठा दिया जाता है जो चाहते हैं बोलते हैं। मैंने पहले भी ये पूछा था कि भाई मुसलमानों के खिलाफ कोई एक चीज बताओ। इन लोगों ने एक ही काम किया है, उत्तराखंड में पोस्टर लगाता है कि मुसलमानों देवभूमि छोड़ो। आपने देखा था पोस्टर? पहले तो इधर ही नहीं देखा था आपने, मुसलमानों देवभूमि छोड़ दो। अरविंद जी जरा सा पहले मुसलमान देवभूमि छोड़ दो, ये पोस्टर देखा था आपने? अरे भाई तुम्हारे जैसे लोग जैसे तुम बोल रहे हो वैसे कुछ लोग बोल रहे हैं। आप बताइए हमको कि आपको अच्छा लगा? आपने क्या किया उसके लिए? जैसे लोग हैं। अरे अभी मकबरा पर जिस तरह से बजरंग दल के गुंडों ने हमला किया, बजरंग दल सरकार उसको तोड़ा जा करके कानून का, संविधान का पूरा मजाक उड़ा दिया, आपको अच्छा लगा देख करके? आप मेरे स्टेम से जोड़ा मुसलमान नहीं है, वो तुम्हारे जैसे लोग हैं। मुसलमानों देवभूमि छोड़ो, ये पोस्टर लगाता कहाँ थे आप? अरे जैसे आप बोल रहे हो वैसे वो बोलते हैं। अरे हम तो जो बोल, हमारी बात का जवाब दीजिए ना। हम छोटे होते हैं बड़े हो, सरकार ने कहीं कहा मुसलमानों देवभूमि छोड़ो, तब आपकी सरकार थी ना वहाँ पे, आपने क्या एक्शन लिया उस पर? ट्रैफिक आप जैसे लोग आके मतलब मक्का में हिंदू रह सकता है मगर देवभूमि में मुसलमान नहीं रह सकता, नहीं जाएगा। अब आप देवभूमि मुसलमानों छोड़ो पोस्टर लगा, तो आपने क्या किया? अपने सरकार से कहा, कुछ मुख्यमंत्री से कहा कि ये कार्रवाई कीजिए। अरे भाई अब बात तो सुनो पहले, भाई सुन लीजिए भाई, हमारी बात का पहले जवाब दीजिए ना। आप तो सरकार में है ना, तो आप जवाब दीजिए कि देवभूमि छोड़ने मुसलमानों देवभूमि छोड़ो, तो उस पर क्या एक्शन लिया आपने? आपने क्या एक्शन लिया उस पर? आपने क्या एक्शन लिया बताइए हमको? आखिर काहे लिए? सरकार का सिर्फ फायदा उठाने के लिए है कि कुछ मुसलमानों की रहनुमाई करेंगे सरकार के अंदर? अभी फायदा तुम तो बहुत, हमारे जैसे लोग के बात छोड़ दीजिए, आपको मेरी बात का जवाब तो देना पड़ेगा। यदि आप सरकार में अपने को मानते हो, मुख्यमंत्री, भाई मेरा आप दोनों लोगों से बहुत गुजारिश है कि हम जिस मुद्दे पे, मैं यही कह रहा हूं कि मेरा फाजिल साहब देखिए ऐसा है कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझे बताइए, मुस्लिम स्कॉलर जो बना के बिठा दिया,
क्यों आप मुसलमानों को बदनाम करा रहे हो भाई? नहीं, आप बताइए ना, आप तो जवाब नहीं दे पा रहे। देहरादून के अंदर मुसलमान हो बेवकूफी छोड़ो, तमीज नहीं है पूछ रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है। बना दिया। आप फाजिल जवाब साहब, नहीं दे पा रहे उस बात अरे का। फाजिल साहब, फाजिल साहब, छोड़ो, फाजिल ये साहब, अच्छा लगा आपको सुन करके। जवाब सुनेंगे तभी तो, जवाब सुन तो लीजिए। क्या जवाब दे रहे, सुन तो लीजिए। जो थोड़े से बिक गया हो, थोड़े से आज मेरे से एक साहब तो उसको आनी चाहिए जो बिकाऊ माल है, शर्म उसको आनी चाहिए जो अपने भाई देखिए, ये अंतहीन बहस है। दुश्मन के खेमे में जाके खड़ा हो गया है, शर्म तो उसको आनी चाहिए जो ये अंतहीन बहस है। मैं समझता हूँ इसका कोई सलूशन नहीं है। मैं समझता हूँ कि देखिए, एक ऐसी बहस है, एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बातचीत होनी चाहिए और बातचीत के जरिए ही सलूशन निकलना चाहिए, क्योंकि अगर देश में कोई भी देशद्रोही कोई, क्या ताल्लुक है? अरे हमारा इस्लाम से मतलब हो या ना हो, इस्लाम से क्या ताल्लुक है? बताइए तो आप कौन सा ABCD नहीं जानते हो? आपने क्या किया मुसलमानों के जो छोड़ने में जो प्रश्न लगा, आपने क्या किया उस पर? किया जा रहा है, सारे मदरसे तोड़े जा रहे हैं। देखिए भाई, हमारे पास सीमित समय है। मैं आप तीनों लोगों को धन्यवाद करता हूं और मैं समझता हूं कि ये हमारी बहस जारी रहेगी, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई बात कही है तो उनके पास आंकड़े होंगे, उनके पास पूरे देश की डेमोग्राफी की जानकारी होगी, और अगर कोई भी देश के साथ गद्दारी करता है, देशद्रोही जैसा काम करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि जो बहस यहाँ पर हो रही थी, वहाँ पर जो मुद्दा था, उस मुद्दे से हटकर कुछ अलग सवाल पैदा हुए, लेकिन आने वाले समय में ये मुद्दा खत्म नहीं होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक बार फिर आपसे नई खबरों के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7। धन्यवाद। करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। आजादी तोहफे में